Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, देश की राजनीति में उथल पुथल तो मची है, लेकिन जिस तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में दिख रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उससे हर किसी को नुकसान हो सकता है। वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए पूरी सरकार को डिस्टर्ब कर सकता है, देश की के राजनीति में तूफान ला सकता है। उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक हालात हैं उसमें देखकर लग रहा है कि भाजपा को इससे भारी नुकसान होता दिख रहा है। जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से एक ना एक समस्या होती जा रही है, चाहे वो महाराष्ट्र को मेल होकर हो या चाहे देश भर में पुल गिरने की समस्या हो, रेल दुर्घटनाएं कहीं जाए, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में तो जो अभी जनवरी में जिसका लोकार्पण किया गया उसके गर्भगृह में बरसात का पानी भर रहा है ये, और साथ ही वहाँ के जो रेलवे स्टेशन की बाउंड्री गिर जाना, ये सब कुछ ऐसे हादसे होते जा रहे हैं जिसको लेकर भाजपा अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। ख़ास तौर से जब से चुनाव के रिज़ल्ट आए हैं लोकसभा के, उसमें भाजपा को भारी नुकसान हुआ, उसके बाद नुकसान ही नुकसान होता दिख रहा है। ख़ास तौर से जब वहाँ पर 80 में से केवल 33 सीट मिली हैं भाजपा को, जबकि दावे हो रहे थे कि 80 में 80 सीटें निकालने के दावे किए जा रहे थे। वहीं पे अब यूपी सरकार में अंदर ही इतनी कलह मची हुई है कि जिसको लेकर केंद्र में बैठे मोदी शाह और जेपी नड्डा को ये नहीं सूझ रहा है किस तरीके से इस समस्या का समाधान किया जाए। 2-4 दिन पहले भाजपा की कार्यकारिणी की एक बैठक हुई। पूरे देश के बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में समीक्षा करने आए कि आखिर क्या कारण था कि हमको भाजपा को वहाँ पर इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। सब ने अपनी अपनी बात रखी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि हम बहुत ही अति विश्वासी हो गए थे, महत्वाकांक्षी हो गए थे, और हम ये सोच कर चल रहे थे कि चुनाव जीतना बहुत आसान है। वहीं दुश्मन ने यानी विपक्षी पार्टियों ने हमारी इस लापरवाही का फ़ायदा उठाया, और ख़ास तौर से हमको जो नुकसान हुआ वो 400 पार के नारे से हुआ। एक तरीके से उन्होंने योगी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को निशाने पर लेकर कहा कि अगर वो इस तरीके का भ्रम ना फैलाते तो शायद हमारी स्थिति और बेहतर होती। हमारे कार्यकर्ता आराम से ये सोच कर बैठ गए कि हम तो बहुत आसानी से चुनाव जीत लेंगे। वहीं दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंदी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे सीधे योगी पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को शायद अहंकार हो गया है कि वो संगठन से ज़्यादा मजबूत होते हैं, बल्कि संगठन से ही सरकार है, सरकार संगठन है तो सरकार है। इस तरीके से जो खींचतान मची तब, और एक चीज़ और देखने को मिली कि जब से चुनाव आए हैं तब से भाजपा के अंदर कलह ही कलह दिख रही है। कोई बीजेपी का सांसद आवाज़ योगी के खिलाफ बात खड़ी कर रहे हैं, वहीं एमएलसी कोई बात कर रहे हैं। ख़ास तौर से केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी योगी के खिलाफ में मोर्चा खोल रखा है। इस तरीके से एक तरफ से एक काकस बन गया है जो कि योगी को पूरी तरीके से एक तरीके से बिल्कुल घेर कहा है कि किसी ना किसी तरीके से जो हार का ठीकरा उसके पीछे योगी का नाम धर दिया जाए। ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। वैसे 2021 के समय में भी जब चुनाव होने वाला था तब भी ऐसे ही कुछ साजिश रची जा रही थी
कि योगी को अब की बार चीफ मिनिस्टर के रूप में हम प्रपोज नहीं कर रहे हैं, तब भी योगी का जो अपना ऑरा था, उसके आसपास का जो लोग समर्थक थे, उन लोगों ने साफ कह दिया था कि अगर योगी को यहाँ से हटाया गया तो समझ ले भाजपा का बहुत अच्छा हाल रहने वाला नहीं है, भाजपा के दो फाड़ हो जाएंगे, ये समझ लीजिए एक तरीके से। और 2021 के में ही दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के 200 विधायकों ने योगी के खिलाफ में प्रदर्शन किया था, धरना दिया था। ये समझ लीजिए कि अपनी ही सरकार के खिलाफ में भाजपा विधायकों ने अपनी सीएम के खिलाफ में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कहा था। ये बात तो बहुत जग जाहिर है कि योगी बहुत लोकप्रिय है अपने इलाके में, लेकिन उनके अंदर संगठन को चलाने का कोई सलीका नहीं है। और वहाँ दूसरी तरफ जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो संगठन के आदमी हैं और उनको संगठन कैसे चलाया जाता है इस चीज़ का भी बहुत तजुर्बा है। लेकिन उनके साथ दिक्कत वाली बात है कि जब 2022 में चुनाव हुए तब वो अपना सिरातू से सीट हार गए, मतलब उनका कद और भी कम हो गया, क्योंकि जो वो अपनी सीट नहीं जिता सके तो उनको वो दूसरे संगठन का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनको सरकार में डिप्टी सीएम का पद दिया गया। अब वही केशव प्रसाद मौर्य ने अपना एक लॉबी कर ली है, लगभग 100 सवा 100 विधायकों और सांसदों का साथ है उनके साथ, और उन्होंने खुलेआम अब तलवार खींच ली है कि योगी को अपने पद से हटाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो जेपी नड्डा के बुलावे पर दिल्ली गए। और ये ध्यान रखिए कि पिछले 1 साल से वो अधिकतर समय दिल्ली में ही बिता रहे थे। योगी की कोई भी कैबिनेट बैठक में वो शामिल नहीं होते थे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो योगी के खिलाफ में पूरी तरीके से साजिशें करने में जुटे हुए हैं। उनके साथ साथ जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक और मंत्री संजय निषाद, ओपी राजभर, एक लंबी लिस्ट है जो मंत्रियों और विधायकों की जो कि योगी से नाखुश थे। योगी जी का अपना एक ऑरा है, वो अपने स्टाइल में रहते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, ना ही किसी की सुनते हैं, सिर्फ अधिकारियों के भरोसे में सरकार चलाते, जिसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ा। क्षेत्रीय नेता उनके मंत्रियों विधायकों की बात सुनते नहीं थे, अधिकारी अपने मन की करते थे, बस उनको सिर्फ सीएम योगी का आदेश ही काफ़ी रहता था। इस तरीके से अगर केंद्रीय नेतृत्व योगी को हटाते हैं तो उनके लिए भस्मासुर वाली कहावत हो जाएगी कि वो अगर योगी हटते हैं तो प्रदेश में भाजपा का बहुत बुरा हाल होगा। 2027 तो अभी दूर है, लेकिन उपचुनाव में भी उनको बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है। अब भाजपा की स्थिति, केंद्रीय नेतृत्व की स्थिति ये है, उनकी हालत इधर कुआं उधर खाई है। उनकी हालत यह है कि अगर योगी को बचाते हैं, योगी को सीएम बनाए रखते हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य शायद बागी होकर प्रदेश में और नुकसान पहुंचाएंगे। दोनों की स्थिति ये है कि योगी और केशव प्रसाद मौर्य उनके लिए सांप छछूंदर की स्थिति में आ गए हैं, ना उगल सकते हैं और ना निगल सकते हैं। यानी अगर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो योगी निश्चित तौर पर बगावत पर उतर आएंगे, और योगी शिवराज चौहान या रमन सिंह नहीं हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं हैं कि उनको इतनी आसानी से अपदस्थ किया जा सके, बल्कि योगी तो खुलेआम बगावत पर उतर आएंगे, ये बात निश्चित है। जिस तरीके से पिछले आम चुनाव में यूपी में भाजपा को नुकसान हुआ है, और आने वाले समय में जितने भी चुनाव दिख रहे हैं उनमें भाजपा को नुकसान ही होता दिख रहा है। योगी केवल यूपी के नेता ही नहीं हैं, बल्कि वो जहाँ भी चुनाव होता है वो फायर ब्रांड नेता के रूप में, स्टार प्रचारक के रूप में उनको भेजा जाता है, ताकि लोगों को हिंदू धर्म के प्रति
आश्वस्त कर सकें। देखो, एनडीए गवर्नमेंट गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। अब देखेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा, हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो, देश मजबूत बनाने के लिए हम सब लोग मिलके काम करना चाहिए। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की आदत ये है कि जो चीज ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते। लेकिन हमारे तरफ से हम पूरा देश को मजबूत करने के लिए कोऑपरेट करेंगे। यूपी की राजनीति को देखकर इंडिया गठबंधन के नेता यानी अखिलेश यादव और कांग्रेस में इस हालात को देखकर मंद ही मंद मुस्कुरा रहे हैं कि हालात जितने ज़्यादा बुरे भाजपा के होंगे उनको यूपी में पैर जमाने में बहुत आसानी मिलेगी। यही कारण है कि अखिलेश यादव बहुत पैनी नज़र से भाजपा की इन हरकतों पर, भाजपा की जो गतिविधियां हो रही हैं उन पर निगाह रखे हुए हैं। योगी के बारे में तो अब ये हो रहा है कि चारों तरफ से घेर लिए गए हैं। वैसे भी शाह से उनकी बनती नहीं है। मोदी जी के जो उत्तराधिकारी के रूप में शाह अपने आप को उपयुक्त मानते हैं, वहीं पे यूपी में कुछ समय पहले ये भी चलता रहा था, मोदी के बाद योगी, यानी मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में योगी को देखा जाने लगा था। शायद यही वजह रही कि अमित शाह, जो कि मोदी का खुद को उत्तराधिकारी समझते हैं, वो इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित रहे कि वो किसी न किसी तरीके से यूपी की सरकार को अस्थिर करने के लिए उन्होंने बहुत सारी साजिशें की। उसी साजिशों में अरविंद शर्मा नाम के जो पुराने आईएएस थे उनको यूपी में भाजपा में ज्वाइन कराया और उनको मंत्री बनवाया ताकि योगी के ऊपर पूरी तरीके से निगरानी रख सकें। और इसी श्रृंखला में, इसी सिलसिले में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, दारा सिंह चौहान और भी बहुत सारे लोग थे जो भाजपा केंद्र से संचालित किए जाते थे, केंद्र से के डायरेक्शन पे वो काम करते थे। ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम थे, वो योगी को सहयोग करने की बजाय दोनों डिप्टी सीएम मिलकर उनको हमेशा घेरने का काम करते थे। कैबिनेट मीटिंग में दोनों ही गायब रहते थे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि योगी सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए इन सब प्यादों को बैठाया गया था ताकि योगी फ्री हैंड काम ना कर सके। और दूसरी तरफ योगी की अपनी जो ऐंठ और अकड़ थी, उसकी वजह से माहौल और ख़राब हुआ। ख़ास तौर से जो बुलडोज़र की बात चली, उसको लेकर बुलडोज़र का भी काफ़ी विरोध किया गया। जो कई ऐसी समस्याएं खड़ी हुई जिसको लेकर योगी सरकार निशाने पर आ गई। और संजय निषाद जो कि सरकार में मंत्री थे, उन्होंने बुलडोज़र वाली बात पर योगी सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा कि आप जो ये कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। एक तरफ आप गरीब मजलूम लोगों के ऊपर आप बुलडोज़र चलवा रहे हैं, तो क्या आप उनसे वोट की उम्मीद रखते हैं? इसी तरीके से और भी विधायकों ने, जौनपुर के विधायक रमेश चंद ने भी योगी के खिलाफ में बयान देते हुए कहा, अगर योगी यहाँ के नेतृत्व में परिवर्तन नहीं होता है तो 2027 की जीत का सपना देखना छोड़ दीजिए। इसी तरीके से देवेंद्र प्रताप सिंह जो एमएलसी हैं, उन्होंने भी चिट्ठी लिखकर योगी को बुलडोज़र वाली बात पर कहा। और ऑनलाइन हाजिरी के मामले में भी योगी सरकार की खूब किरकिरी हुई। आखिर दोनों ही कानूनों पर, दोनों ही बातों को योगी सरकार ने वापस लिया। हालात ये है कि कहीं 10 विधानसभा उपचुनावों में किरकिरी ना हो जाए। यही वजह है कि मोदी, शाह और योगी इस बात को लेकर संशय में हैं। किसी तरीके से 10 विधानसभा उपचुनावों को जीतना है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा 2027 के भी ये लक्ष्य है। फिलहाल यूपी की राजनीति को थामने के लिए केंद्र से यानी मोदी, शाह और नड्डा ने किसी तरीके से बैलेंस बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने दिल्ली आए हुए केशव प्रसाद मौर्य को, डिप्टी सीएम हैं जो सरकार में, उनको ये सांत्वना दी या उनकी बात को मानने से अभी फ़िलहाल मना कर दिया है।
आपको जानकारी होगी कि केशव प्रसाद मौर्य 2 दिन पहले दिल्ली में यूपी की राजनीति में बदलाव चाहने के लिए जेपी नड्डा से मिले। जेपी नड्डा और से मुलाकात करने के बाद नड्डा ने शाह और मोदी से भी इस बात पर मंत्रणा की। फिलहाल केंद्र सरकार यानी मोदी, शाह और नड्डा यूपी की राजनीति में फ़िलहाल कोई बदलाव करने की स्थिति में नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से जो हाल में ही उपचुनाव होने वाले हैं उसमें लोकसभा जैसे परिणाम आए। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को समझा बुझाकर शायद वापस भेजने की तैयारी कर ली गई है। केशव प्रसाद मौर्य जब अपने दिल्ली प्रवास की ओर गए तब उन्होंने शायद जेपी नड्डा के सामने 2 प्रस्ताव रखे। एक पहला ये कि यदि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है तो वो उसके लिए तैयार हैं। दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि अगर उनको यूपी में चीफ मिनिस्टर बनाया जाए तो वो तन मन धन से फिर से भाजपा के प्रति समर्पित हो जाएंगे। सरकार को संभालने की क्षमता उन्होंने अपने अंदर पूरी तरीके से भरपूर बताई। लेकिन जेपी नड्डा शायद अभी इन दोनों मामलों में फ़ैसला लेने में सक्षम नहीं है, या मोदी, शाह ने भी अभी उनको फ़िलहाल सत्ता में आने का कोई इशारा नहीं किया। सिर्फ उनको कहा कि जाइए आप और सरकार को सपोर्ट कीजिए, साथ ही जो 10 उपचुनाव विधानसभा के होने हैं उनको 100% जीतने का प्रयास कीजिए और भाजपा को और मजबूत कीजिए। यही वजह है कि कोई भी सुगबुगाहट अब केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ऐसा कोई भी संकेत नहीं आ रहा है जिससे कि साफ पता चले कि यूपी सरकार में या भाजपा सरकार में कोई बदलाव के संकेत दिख रहे हैं।